Welcome back, students. Let's move ahead. We are learning chapter 3, that is moving charges and magnetism in physics. अभी तक हमने देखा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. अब देखते हैं सेम चीज़ मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड देखा हमने, ठीक है. तो हम लिखेंगे मोशन इन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है इन रियल लाइफ. सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, मान लो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी है. अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाना है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाना है. से परपेंडिकुलर लगाते हैं, तभी हमने देखा था चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था सर्कुलर पाथ में. से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया 90 डिग्री पे, ठीक है. और इन दोनों से 90 डिग्री पे जेड एक्सिस पे मान लो हम लगा देते हैं बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. अब तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. इस तरफ से मेरा ई बढ़ रहा है, इस तरफ से मेरा बी बढ़ रहा है और इधर से वी बढ़ रहा है, अपना मूव कर रहा है. दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, दिस इज़ माई वाई एंड दिस इज़ माई जेड, ठीक है. पार्टिकल Q is moving with velocity v and is under combined electric and magnetic field, ठीक है. दिस फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच. ये फील्ड जो है एक दूसरे से भी परपेंडिकुलर है 90 पे जेड एक्सिस पर, वाई से, और इससे भी परपेंडिकुलर है. ई इससे परपेंडिकुलर है, बी इससे परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. एंड ऑल आर मतलब कौन से, क्यू ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है. तो लॉरेंज फोर्स इस पर कितना लगेगा हमें पता है, क्यू ई प्लस क्यू वी भी. यही लगता है चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अगर दोनों फील्ड काम कर रही हैं तो, ठीक है. अब हमें एक सिचुएशन पे जाना है, हमें एडजस्ट करना है ई और बी को इस तरीके से कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, ठीक है. तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो हमें पता है कि दोनों कहाँ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं 90 डिग्री पे, ठीक है. लेट अस गो टू अ सिचुएशन वेयर ई इज इक्वल टू बी. बैलेंस करना है हमें, ठीक है. ये सिचुएशन पहुँच दो, उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे. सो क्यू ई बिकम्स इक्वल टू क्यू वी बी. क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू वी बी. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ई बाई बी. तो वेलोसिटी ये वाला ये इधर आ जाएगा, ई बाई बी. मतलब चार्ज पार्टिकल जब कंबाइंड फील्ड में मूव कर रहा हो और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वी कैन टेल द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. और इसको बोला जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर. क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर. अब देखो इसका एक एप्लीकेशन है. बहुत सपोज करो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं किसी बीम से, ठीक है. बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं डिफरेंट स्पीड से. अब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है. से दिस इज़ अ बीम, से अ बीम ऑफ पार्टिकल्स. बीम ऑफ पार्टिकल्स मतलब उसमें अलग अलग पार्टिकल्स हैं. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सेम पार्टिकल्स हैं. सेम मतलब सेम चार्ज वगैरह वाले और वैल्यू वाले. मान लो Q1 आ रहा है, Q2 आ रहा है, Q3 आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है. अब इनको इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं एक, ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, ठीक है. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. और चार्ज पार्टिकल ये सब अपना आएंगे वेलोसिटी से आएंगे, v1 v2 और v3, ठीक है. हमने पढ़ा है यहाँ पे
पहले भी आपने बहुत पढ़ा, जब तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं तो ये आराम से बिना डिस्टर्ब हुए पास कर जाता है, बिना डिफ्लेक्शन के। क्यों? हमें पता है एफ क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा या क्यू बी बी साइन थीटा। साइन थीटा 90 पे 1 होता है, मतलब फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम नहीं करेगा। तो जब ये दोनों चीज़ें काम कर रही हैं और ये सारे पार्टिकल्स पास कर, कौन सा पार्टिकल इसमें से बिना डिफ्लेक्शन के पास हो जाएगा? ओनली दैट पार्टिकल जो इन दोनों के परपेंडिकुलर जा रहा होगा, ठीक है, वही पास कर पाएगा। इन दिस सिचुएशन a particle which is perpendicular to both E and B only can pass, only can pass। मतलब यहाँ पे दोनों इस फील्ड में पूरा लगा पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो वही पास कर पाएगा जो इन दोनों, ये दो आपस में तो परपेंडिकुलर है ही, पार्टिकल का वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर ही होगा एटलीस्ट, तभी वो निकल पाएगा। इसका यूज किया जाता है, इसी कारण इसको बोला जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर, मतलब वेलोसिटी के हिसाब से हमने पार्टिकल को सेलेक्ट किया। दिस सिचुएशन इज यूज्ड एज वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर। और इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है टू फाइंड, टू असर्टेन द चार्ज बाई मास रेशियो वगैरह निकालने में, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट ई बाई एम रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो। याद होगा एक जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट होता है, क्लास 11 में पढ़ा था हमने, फिर ये केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम रेशियो जे थॉमसन ने यूज़ किया था ई बाई एम निकालने के लिए। किसका? इलेक्ट्रॉन का। आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसका। फिर इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। इस मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन है मास ई बाई एम रेशियो के हिसाब से अलग अलग चार्ज को सेपरेट करना, प्लस इसका यूज़ किया जाता है एटॉमिक मास वगैरह कैलकुलेट करना, मास वगैरह ये देख रहे हो सब निकल सकता है इससे। किसी अननोन चीज़ों को पहचानना उसके ई बाई एम और मास के हिसाब से, मतलब बता देगा कि हाँ इसका बिहेवियर किसी नोन चीज़ के बराबर है, तो उससे कंपेयर कर सकते हैं कि चलो भैया क्या हो सकता है क्या नहीं। इसको यूज किया जाता है टू एक्सेलरेट पार्टिकल्स ऑल्सो, ठीक है। टू एक्सेलरेट पार्ट मतलब कि कोई पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इससे भी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करवाना है तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है पार्टिकल्स। एक एग्जांपल आपको पढ़ना है टू एक्सेलरेशन में, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन ये हमें पढ़ना है, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है तो इसको हम बाद में रखेंगे, इसके लिए अभी इस पर उतना फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। एक लॉ है बायो सैवर्ट लॉ, ठीक है, बायोट सैवर्ट लॉ पढ़ेंगे अब हम। बायोट सैवर्ट लॉ, ठीक है। ये लॉ यूज़ किया जाता है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, ठीक है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, ठीक है। करंट एलिमेंट क्या होता है, सबसे ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। सपोज करो एक क्या बोलते हैं कंडक्टर है, ठीक है, ये वाला से, ये मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा है। अब इसका एक तुम कोई भी छोटा सा लेंथ ले लो, ठीक है, मान लो इतना दूर का हम लेंथ ले लिए, ठीक है, और टोटल लेंथ से एल है, तो ये छोटा लेंथ को डी एल से डिनोट करते हैं। करंट है तो करंट तो सबके थ्रू सेम ही फ्लो करेगा, एक ही कंडक्टर है, अब जितना यहाँ जा रहा है उतना यहाँ जा रहा है उतना यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब सपोज करो इसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है, से दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ पे
मान लो ये कंडक्टर से r डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है, कंडक्टर से r डिस्टेंस की दूरी पे है ये पॉइंट। यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। B ड्यू टू कंडक्टर से कंडक्टर एट P, ठीक है, ये निकालना है मुझे। अब देखो करंट एलिमेंट क्या होता है। करंट एलिमेंट होता है, करंट एलिमेंट इज I इंटू डी एल। दिस इज़ करंट, और ये छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है डी एल, मतलब इस छोटे से एलिमेंट में करंट और इसका लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड करंट एलिमेंट। अब मैं करंट मुझे पता है, अब एक छोटे से करंट एलिमेंट से मैं निकाल दूं कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस सारे छोटे छोटे यूनिट्स को मैं कंबाइन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। दैट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। तो ये बायोट सेवर्ट लॉ बोलता है, ठीक है, एज पर बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। छोटा है ये, पूरा मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से मान लो डिनोट करते हैं, तो छोटे के कारण मान लो डी बी बोलते हैं, ठीक है। से डी बी इज फील्ड ड्यू टू डी एल, छोटे लेंथ के कारण, तो डी बी से डिनोट, तो पूरे लेंथ के कारण क्या हो जाएगा, बी, पूरा मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे। इस तरीके के छोटे छोटे, मतलब कहने का मतलब है कि मैं इस पूरे वायर को छोटे छोटे लेंथ में डिवाइड कर रहा हूँ, और एक लेंथ का निकल जाएगा तो मैं सारे लेंथ को जोड़ दूंगा आपस में, पढ़ाई आपने सुपरपोजिशन वगैरह, तो निकल जाएगा पूरे का। तो ये लॉ कहता है इज ड्यू टू डी, एज पर दिस लॉ डी बी जो होता है, मतलब इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो करंट होगा, सॉरी जो फील्ड होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस छोटे से लेंथ के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उस डिस्टेंस से जहाँ निकालना है, ठीक है। दिस इज करंट, दिस इज लेंथ, एंड दिस इज डिस्टेंस r, उससे अब आइडियल भी मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, करंट एलिमेंट आएगा। तो एक तरीके से इसको कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, मतलब करंट एलिमेंट। दैट इज डी बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई इंटू डी एल, दैट इज करेंट एलिमेंट बाई आर स्क्वायर के। दिस इज योर करेंट एलिमेंट, इसी कारण करेंट एलिमेंट मैंने बताया था, ठीक है। अब साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का, तो डी बी जानते हो इसमें कौन सा आता है कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आप पूरा इंटीग्रेट कर दो द होल मैग्नेटिक फील्ड, द होल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट कंडक्टर, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दोगे इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, इंटीग्रेट हो जाएगा, कांस्टेंट वगैरह बाहर निकाल देते, इस डी बी को करोगे तो पूरा बी आएगा, ठीक है। ये पूरा इंटीग्रेट जब इसको हम करते हैं तो दिस कम्स टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द थिंग। ये तो आप पहले से ही जानते ही हो, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ क्या बोलते हैं इसको, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम या फ्री स्पेस, इतनी वैल्यू होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसमें आप देख रहे हो क्या है, बी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इसलिए बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट इज़ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ये। कोलम्बिक इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉलो करता है, आपने देखा है, ठीक है। सारे फील्ड को हम ऐड कर देंगे तो पूरा फील्ड निकल जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो आई इंटू डी एल होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आई इंटू एल करोगे तो उसको हम आई डी एल साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है।
और बताओ। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको समझ आनी है। आपने ये पढ़ा है, ये चीज़ हो गया मतलब आपने एक पढ़ा है इन इलेक्ट्रिसिटी, आपने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? नहीं नहीं, मुझे कुछ ये हो रहा है। सपोज करो ऐसा नहीं, म्यू नॉट की ये मैं क्या लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट इज 4 पाई। शिट, सपोज करो मैं लिखता हूँ म्यू नॉट इंटू ये एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये कैंसिल हो जाएगा तो मुझे वापस यही चीज़ मिलेगा, ठीक है। इनको जब आप सॉल्व करोगे ना तो दिस कम्स अराउंड 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। उसको सी से डिनोट करते हैं 1/c²। तो ये एक इक्वेशन आता है एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c²। सी इज़ व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट। बस इसको ध्यान रखना, इससे भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कभी करते हैं, जस्ट टू टेल यू। जनरली इसको बायो सेवर्ट लॉ के साथ ही पढ़ाया जाता है। वो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि एप्सिलॉन वगैरह का सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। ओके, सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो एंड आफ्टर दिस वी विल लर्न अबाउट। अभी हमने एक कंडक्टर के कारण देखा, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, लॉन्ग कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ विल सी एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होगा, सर्कुलर लूप, उसके कारण कितना करंट आएगा। वही बायो सेवर्ट लॉ ही अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। लेट मी क्लोज दिस, थैंक यू।